हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। सो आज हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ फॉर इलेक्ट्रॉनिक साइंस स्टूडेंट्स के लिए। एंड आज के जो है वो जून 2019 का जो है वो क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं। क्लास 4 तक हमने कवर किया है, क्लास 5 जो है आज हम कवर करेंगे, उसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। ओके, सो इसमें हमें ये बोला गया है कि यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, तो हमें ये बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। करेक्ट नहीं बतानी है कि हाँ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है, ये नहीं बताना है कि कौन सी करेक्ट है। हमसे पूछा गया है कि कौन सी इनकरेक्ट है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर इज ए बाई डायरेक्शनल रजिस्टर यूज्ड इन कैन बी आइदर इन सीरियल फॉर्म और इन पैरेलल फॉर्म. Second is universal shift register generates internal clock to synchronize the operations. Third statement is we need n number of D flip-flop and n number of mux, that is multiplexer, to design n bit universal shift register. And fourth is universal shift register as a clear control that clears the contents of register to 0. सो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको अपनी वीडियो जो है वो पॉज करनी है, आपको आंसर देना है कि फिर आप वीडियो प्ले करके आप ये देखेंगे कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट है कि नहीं है। ओके, सो आपको इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना नॉलेज है, आप अपने एग्ज़ाम के लिए कितना प्रिपेयर हैं। ओके, सो जो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर है वो हमें पता है कि जो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर है वो लेफ़्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट दोनों टाइप के जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करता है। ओके, इसलिए बाई डायरेक्शनल रजिस्टर होता है, क्योंकि दोनों टाइप के लेफ्ट और राइट दोनों शिफ्ट जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ओके, सो एंड इसको हम पैरेलल और सीरियल फॉर्म दोनों टाइप से हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो जो ए स्टेटमेंट है वो हमारी ट्रू हो जाएगी। ओके, सो जो हमारा यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर है उसमें हम एन नंबर ऑफ बिट्स जो है वो यूज़ में लेते हैं। तो एन नंबर ऑफ बिट्स को स्टोर करने के लिए हमें एन नंबर ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप्स की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, एंड इसलिए हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो ये जो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर है वो उसमें आपका प्रीसेट एंड क्लियर जो आपका जो कंसेप्ट है वो यूज़ में आता है। ओके, सो अगर प्रीसेट है तो हमारा जो कंटेंट ऑफ रजिस्टर 1 हो जाएगा। ओके, एंड जो क्लियर है तो वो 0 हो जाएगा। सो आपका जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है, फर्स्ट भी ट्रू है, बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। ओके, सो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सेकेंड स्टेटमेंट, जो दैट इज सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है आपकी यहाँ पे कि यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर जनरेट्स इंटरनल क्लॉक टू सिंक्रोनाइज द ऑपरेशन। सो ये इंटरनल क्लॉक को जनरेट नहीं करता है और ना ही सिंक्रोनाइज का कोई भी सिंक्रोनाइज का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इंटरनल क्लॉक जो जनरेट नहीं करता है। तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपके पास, दैट इज बी। तो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन आयन इम्प्लांटेशन फॉरगॉटन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल विद स्टैंडर्ड डेविएशन हमें सिग्मा पी गिवन है। ओके, इफ द टोटल डोज इज 5 एंड देन द पीक कंसंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। सो हमसे पूछा गया है कि अगर आयन इम्प्लांटेशन जिसमें जो हमें फॉरगॉटन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल गिवन है तो उसमें जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा पी गिवन है, टोटल डोज जो है वो 5 है, तो उसका जो पीक कंसंट्रेशन जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो सी जिसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास होता है 0.45 अपॉन में सिग्मा पी। ओके, जो 5 जो टोटल डोज हो जाएगा और सिग्मा पी जो कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। ओके, सो ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीक कंसंट्रेशन। ओके, सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, दैट इज सेकंड ऑप्शन जो होगा यहाँ पे आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द नंबर ऑफ डायरेक्टेड आर्क्स टर्मिनेटिंग ऑन एनी स्टेट ऑफ ए स्टेट डायग्राम इज। सो कुछ स्टेटमेंट हमें गिवन है स्टेट डायग्राम की। तो फर्स्ट इज 2 to the power n वेयर n इज द नंबर ऑफ इनपुट्स। सो हमें ये बोला गया है कि जो नंबर ऑफ डायरेक्टेड आर्क्स जो है जो टर्मिनेट हो रही है किसी भी स्टेट में स्टेट डायग्राम के, तो वो कितने नंबर ऑफ होगी। तो फर्स्ट गिवन है 2 to the power n, जहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ इनपुट्स n है। सेकेंड इज 2 to the power n वेयर n इज द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इन द सर्किट। थर्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ इनपुट्स। फोर्थ इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ इनपुट। तो सी अगर हम स्टेट डायग्राम की बात कर रहे हैं तो स्टेट डायग्राम में हम मिले एंड मूरे दो सर्किट्स के बारे में बात करते हैं।
ओके। एंड जो मिले है वो सिर्फ आपके जो मिले हैं वो प्रेजेंट एंड प्रीवियस दोनों स्टेट पे डिपेंड करता है, तो प्रेजेंट इनपुट एंड प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड करेगा। ओके। एंड जो मूरे मॉडल जो होगा आपके पास वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता है। ओके। इसमें कोई भी आउटपुट नहीं होता है प्रीवियस। ओके। सो और मूरे जो मॉडल होगा उसको एक्स्ट्रा स्टेट की जो रिक्वायरमेंट होती है आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी। ओके। तो ये जो होता है वो नंबर ऑफ इनपुट्स के इंडिपेंडेंट होता है, दैट इज ऑप्शन थर्ड जो होगा वो इसका आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ओके। तो मैंने यहाँ पे ढंग से मैंशन नहीं किया है, मैं एक बार आपको ढंग से मैंशन कर देती हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। कि हमारा जो स्टेट डायग्राम है उसको हम दो टाइप से समझ सकते हैं। फर्स्ट इज मिले, ओके, एंड सेकंड इज मूरे मॉडल। ओके। सो मिले मॉडल जो है वो प्रेजेंट इनपुट प्लस प्रीवियस आउटपुट जो पास्ट आउटपुट्स होते हैं उन पे डिपेंड करता है, और जो मूरे है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता है, दैट इज प्रेजेंट इनपुट पे। इसमें कोई भी आउटपुट नहीं होता है। ओके। एंड जो इसको आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है। ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन थर्ड, दैट इज सी ऑप्शन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन एक्सरे लिथोग्राफी इफ S is the size of the X-ray source, G is the gap between wafer and mask, and D is the distance between the source and the mask, then the blur is। so हमें पता है कि एक्सरे लिथोग्राफी हम किस में यूज़ करते हैं, IC फैब्रिकेशन जो है उसमें हम कैरेक्टराइजेशन टेक्निक में यूज़ करते हैं। एक्सरे जो टेक्निक है उसमें हमें गिवन है, इसमें हमें एक्सरे सोर्स का साइज गिवन है S, गैप जो है वेफर और मास्क के बीच का वो हमें G गिवन है, एंड जो सोर्स और मास्क के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें D गिवन है। ओके। एंड जो ब्लर का फॉर्मूला हमसे पूछा गया है, तो जो ब्लर का फॉर्मूला आपके पास होता है वो होता है G × S अपॉन में D। ओके। सो G जो गैप हो जाएगा एंड S जो है वो साइज ऑफ एक्सरे सोर्स, एंड D जो है वो डिस्टेंस हो जाएगी सोर्स और मास्क के बीच की। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज B, दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर हेयर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू द डायोड, होल्स आर इंजेक्टेड फ्रॉम साइड टू P side to N side, the concentration of Pn of holes in the N side above its thermal equilibrium value Pn0 is given by। सो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक पीएन जंक्शन डायोड है उसको हमने फॉरवर्ड बायस में अप्लाई किया है। ओके। सो इसमें फॉरवर्ड बायस में अप्लाई करने के बाद क्या है कि होल्स जो है वो इंजेक्टेड हो रहे हैं P to N साइड। तो सी अगर हमारा जो पीएन जंक्शन है उसको हमने फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया है। ओके। तो फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होगा कि जो पी साइड है वो पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी से कनेक्ट है, एंड जो एन साइड है जंक्शन की वो नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है। ओके। सो ये बोल रहा है कि जो होल्स होंगे हमारे वो इंजेक्टेड हो रहे हैं P to N साइड। ओके। एंड जो कंसंट्रेशन है आपका Pn ऑफ होल्स इन द N साइड, जो N साइड में जो होल्स का जो कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा, इट्स अबव N साइड अबव इट्स थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू Pn0 इज गिवन। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें दैट इज Pn0 प्लस Pn0 एक्सपोनेंशियल माइनस x अपॉन LP। तो यहाँ पे जो माइनस है वो आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में डिक्रीज को शो कर रहा है, क्योंकि जो हमसे N साइड में जो होल्स का कंसंट्रेशन पूछा है तो N साइड में होल्स का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, N साइड में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। ओके। और थर्मल इक्विलिब्रियम में इसलिए जो यहाँ पे माइनस आ जाएगा माइनस x अपॉन LP। ओके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ओके। Next question is assertion and reason question. So assertion is said a code converter is a logic circuit whose inputs are bit patterns representing numbers in one code and whose outputs are the corresponding representations in a different code। या अपना जो assertion है वो true है, because assertion क्या बोल रहा है कि एक कोड कन्वर्टर जो है वो एक लॉजिक सर्किट होता है जिसका इनपुट जो है वो मतलब कोड कन्वर्टर क्या करता है कि एक कोड से दूसरे कोड में कन्वर्ट करता है। तो कोड का इसका जो इनपुट होगा वो एक कोड होगा, दूसरा जो उसका आउटपुट होगा उसको डिफरेंट कोड में उसको रिप्रेजेंट करेगा। ओके। सो सी अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सेस 3 टू बाइनरी जो BCD कोड में इसको कोड कन्वर्टर ही बोलते हैं क्योंकि एक कोड से दूसरे कोड में कन्वर्टर हो रहा है। ओके। तो हमारा इनपुट क्या हो जाएगा एक्सेस 3 एंड जो आउटपुट होगा वो BCD कोड हो जाएगा क्योंकि डिफरेंस है। तो यही हमारा कोड कन्वर्टर होता है। ओके। सो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज सेज
A sequential circuit performs these transformations by means of logic state. No, this is wrong because जो हमारा कोड कन्वर्टर है वो कॉम्बिनेशन सर्किट्स यूज़ करता है कोड को कन्वर्ट करने के लिए, सीक्वेंशियल यूज़ नहीं करता है, इसलिए हमारा जो रीज़न है वो रॉन्ग हो जाएगा एंड असर्शन जो होगा वो ट्रू हो जाएगा. ओके, सो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है. Next question is also assertion region question. So assertion is says if the frequencies are in microwave range, H, Y and Z parameters cannot be measured. Yeah, this is true. Because अगर हमारे जो frequencies हैं वो अगर माइक्रोवेव रेंज में है तो एच वाई जेड पैरामीटर्स को मेज़र नहीं कर सकते, ओनली एस पैरामीटर्स जो है वो मेज़र करेंगे हम. ओके, सो आपकी जो माइक्रोवेव रेंज है वो कौन सी होगी? अगर हम गीगा हर्ट्ज में देखें तो ये 1 गीगा हर्ट्ज टू 1000 गीगा हर्ट्ज जो है वो आपकी माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज होती हैं. ओके, और इसकी वेवलेंथ की बात करें तो 32.03 सेंटीमीटर तक होती है. ओके, सो आपकी जो अगर ये असर्शन जो है वो ट्रू है, इट सेज अगर हमारी जो फ्रिक्वेंसीज है वो माइक्रोवेव रेंज में है तो एच वाई जेड जो पैरामीटर्स है उसको हम मेज़र नहीं कर सकते, ओनली एस पैरामीटर हम मेज़र कर सकते हैं. ओके, रीज़न इज सेज short and open circuits are difficult to achieve or broadband of frequencies and active devices such as power transistors and tunnel diode frequently will not have stability for a short to open circuit. ओके, सो इसमें क्या बोला है आपको कि जो शॉर्ट और ओपन सर्किट्स हैं उनको हम ब्रॉडबैंड जो फ्रिक्वेंसीज हमारी माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज हैं उन पर अचीव करना मुश्किल हो जाता है, और जो एक्टिव डिवाइसेस हैं जैसे कि पावर ट्रांजिस्टर या फिर टनल डायोड वो स्टेबल नहीं रहते हैं फॉर ओपन सर्किट. ओके, सो आपका जो रीजन है वो ट्रू है एंड रीजन इज अ वैलिड रीजन फॉर आवर असर्शन. सो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ए. ओके, दैट इज बोथ assertion and reason are individually true and reason is the correct explanation of our assertion. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इन द फिगर बिलो इम्पिडेंस वैल्यू ऑफ द लोड ZL विच विल कॉज मैक्सिमम पावर टू बी ट्रांसफर टू द लोड इज. सो हमें एक डायग्राम गिवन है यहाँ पे और हमसे क्या पूछा गया है कि ZL की जो लोड की वो वैल्यू हमें बतानी है जिससे कि हमारी जो हमें इम्पीडेंस की वो वैल्यू बतानी है जहाँ पे हमारे ZL पे मैक्सिमम पावर रिसीव्ड हो. ओके, सो सी हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम मैंने आपको नोट्स में बताया है ब्रीफली. ओके, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको थेवेनिन सर्किट में कन्वर्ट करते हैं पहले. ओके, और इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि थेवेनिन्स में हमें सिर्फ इम्पीडेंस की वैल्यू निकालनी है तो हम सिर्फ और सिर्फ RTH की वैल्यू निकालेंगे. उसमें VTH नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें पावर नहीं फाइंड आउट करनी है, हमें इम्पीडेंस वैल्यू निकालनी है कि जिससे हमारा ZL पे मैक्सिमम पावर रिसीव हो. ओके, सो हम क्या करेंगे, जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे एंड जो करंट सोर्स हैं उनको ओपन सर्किट कर देंगे. ओके, तो हमारे पास डायग्राम क्या हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स गिवन है ओनली, तो हमारे पास डायग्राम हो जाएगा वोल्टेज सोर्स को सोर्स पे करने पे, दैट इज़ हमारे पास ये हो जाएगा. ओके, तो मैं वैल्यूज़ नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वैल्यूज़ जो हैं वो मैंने क्वेश्चन में दी रखी हैं, और ZL को हम ओपन कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें RTH फाइंड आउट करना है. ओके, सो जो दैट इज़ इम्पीडेंस, टोटल इम्पीडेंस हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो जो यहाँ पे हमें 2 ओम दे रखा है, ये J2 दे रखा है, यहाँ पे -J2 ओम दे रखा है एंड ये J2 दे रखा है. तो सी अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये जो दोनों हैं वो सीरीज़ में है, तो ये 2 + J2 जो होगा वो पैरेलल आ जाएगा -J2 के. ओके, देन ये पूरा टर्म जो होगा वो सीरीज़ में हो जाएगा हमारे पास इस इंडक्टर के, दैट इज़ +J2 हो जाएगा. ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे इस डायग्राम की हो जाएगी. तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे दैट इज़ 2 + J2 को अगर हम पैरेलल में करेंगे, अगर हमारे पास दो जो रजिस्टर्स हैं वो जो पैरेलल में है तो हमारे पास क्या होता है A पैरेलल B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास AB/A + B, राइट. सो अगर ये दोनों पैरेलल में है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 + J2 को मल्टीप्लाई करेंगे -J2 से. ओके, दैट अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो ये -4J. ओके, एंड -J² माइनस में तो प्लस में आ जाएगा +4. ओके, एंड अपॉन में A + B, तो जहाँ से J2 से J2 कैंसिल हो जाएगा दैट इज़ 2 हो जाएगा. तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा -2J + 2, और अगेन ये J2 इसके सीरीज़ में है तो J2 से J2 कैंसिल हो जाएगा एंड हमारा जो इम्पीडेंस की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 2. ओके, सो
2 ओम पे हमारे जो पावर होगी वो मैक्सिमम होगी, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन थर्ड जो होगा वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फॉलोइंग आर फ्यू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉइज इन कम्युनिकेशन सिस्टम। सो नॉइज़ के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हमें गिवन है कम्युनिकेशन सिस्टम में जो नॉइज़ होता है उसके रिगार्डिंग, तो हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ओके, फर्स्ट इज एटमॉस्फेरिक नॉइज, शॉर्ट नॉइज, सोलर नॉइज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटर्नल नॉइज सोर्सेज। नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज जो शॉर्ट नॉइज है वो आपका इंटरनल नॉइज सोर्सेज होता है, एक्सटर्नल नहीं होता है। ओके, तो सेकंड इज नॉइज टेम्परेचर इज यूजफुल इन डीलिंग विद ultra high frequency noise, yeah, second is true. Third is says thermal agitation is the only source of noise in receiver. No, this is also wrong because thermal agitation के अलावा environmental जो आपके जो noise होते हैं वो भी सोर्स होते हैं रिसीवर में। ओके, नॉइज़ के। ओके, तो इसलिए आपका जो ए एंड सी स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगी एंड ओनली बी जो स्टेटमेंट है वो आपकी ट्रू हो जाएगी, दैट इज फर्स्ट जो होगा वो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, next question is in a PN junction solar cell under low injection condition the one dimensional continuity equation are, तो हमें कुछ फॉर्मूलेज दे रखे हैं, हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन की जो वन डायमेंशन कंटिन्यूटी इक्वेशंस के फॉर्मूले बताने हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आपको याद रखनी है कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो यहाँ पे आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉरी यहाँ पे मैं 11 to 15 आएगा। ओके, सो बिकॉज मैंने 11 to 15 तक आपको ये क्वेश्चन दिए हैं। ओके, सो इसमें जो ये जो आपका जो क्वेश्चन है वो बेस्ड ऑन कंट्रोल सिस्टम पे बेस्ड है और सारा का सारा ये जो पैराग्राफ है वो एरर एनालिसिस पे है। तो आपका जो एनटीए नेट एग्जाम है उसमें क्या होता है कि एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पर बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके उस पैराग्राफ पे बेस्ड, आपके सब्जेक्ट पे बेस्ड। ओके, सो आपका पैराग्राफ क्या है, मैं इस पैराग्राफ को रीड कर रही हूँ। तो पैराग्राफ सेज मैन इज ड्राइविंग कार on the road, the route, speed and acceleration of the car is determined and controlled by driver by observing traffic and road conditions. Driver has to manipulate the accelerator, clutch, gear lever, brakes and steering wheel etc. to control the car. Speedometer is provided on the panel to display actual speed. Junctions of routes are having, जो रूट्स है वो रोड्स हो गए, आर हैविंग लाइट विच इज़ रेड और ग्रीन सिग्नल सिस्टम फॉर ट्रैफिक कंट्रोल. ड्यूरेशन ऑफ रेड एंड ग्रीन सिग्नल्स आर प्रीसेट. सो मैं इसको एक बार ट्रांसलेट कर रही हूँ हिंदी में कि पैराग्राफ क्या बोल रहा है। तो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग एक मैन है जो कि रोड पे कार ड्राइव कर रहा है, ठीक है। उसमें रूट, स्पीड और एक्सेलरेशन जो है कार का उसको हमने डिटरमाइन या फिर कंट्रोल कर सकते हैं बाय द ड्राइवर बाय ऑब्जर्विंग ट्रैफिक एंड रोड कंडीशंस। मतलब जो ट्रैफिक और रोड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ड्राइवर के द्वारा उसको कंट्रोल डिटरमाइन करवा सकते हैं, रूट, स्पीड या फिर एक्सेलरेशन जो होगा उसका कार का, ठीक है। ड्राइवर हैज़ टू मैनिपुलेट द एक्सीलेटर. ड्राइवर है जो मैनिपुलेट करेगा एक्सीलेटर को, क्लच को, गियर लीवर को, ब्रेक्स को और जो स्टीयरिंग व्हील होगा उसको, एंड कंट्रोल करेगा कार को, ओके। एंड जो स्पीडोमीटर एक उसके एक्चुअल स्पीड डिस्प्ले में एक स्पीडोमीटर प्रोवाइडेड है, ओके। जो जंक्शन है रूट्स का, जो रोड्स हैं उसमें एक रेड और ग्रीन सिग्नल सिस्टम दिया है ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, और जो ड्यूरेशन है रेड और ग्रीन सिग्नल्स का वो ऑलरेडी प्री सेट है, ओके। तो वो प्री सेट अपने ऑलरेडी सेट है तो वो अपने अकॉर्डिंग रेड और ग्रीन हो जाता है, ओके। तो ये आपका पैराग्राफ है। तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन इज from this paragraph, in an automobile driving system brain of the driver acts as, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑटोमोबाइल ड्राइविंग सिस्टम में जो ब्रेन होगा ड्राइवर का वो किस तरीके से एक्ट करेगा। फर्स्ट इज एरर डिटेक्टर, सेकंड इज इंटीग्रेटिंग ब्लॉक, थर्ड इज समिंग ब्लॉक एंड फोर्थ इज एक्चुएटर। सो आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज एरर डिटेक्टर। जो आपका ड्राइवर का ब्रेन है वो एक एरर डिटेक्टर की तरह एक्ट करेगा। सो सी क्यों करेगा ये, क्योंकि हमारा जो रेफरेंस सिग्नल हम देंगे इसमें जो इनपुट सिग्नल होगा उसको हम रेफरेंस सिग्नल बोलते हैं, ओके। एंड देन इज द ये हमारा जो होगा वो एरर सिग्नल देगा ES, ओके। एंड दैट हम इसका जो होगा आउटपुट जो होगा वो हम एक कंट्रोल सिग्नल में देंगे। ये कंट्रोलर जो है इसी को हम ब्रेन से स्पेसिफाई करते हैं। एंड देन ये जो है वो आउटपुट देगा और आउटपुट का कुछ पार्ट जो है वो फीडबैक के रूप में हमारे पास एरर सिग्नल में जाएगा। तो
रेफरेंस और जो फीडबैक सिग्नल का जो डिफरेंस होता है वो एरर सिग्नल होता है, और ब्रेन क्या कर रहा है यहाँ पे, एरर सिग्नल को डिटेक्ट करने का काम कर रहा है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, जो ऑप्शन 1 जो होगा वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रैफिक सिग्नल system is a, first is proportional and on off control system, second is proportional and derivative control system, third is proportional integral and derivative control system, and fourth is on off control system। so इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। जो ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम है आपका वो ऑन ऑफ कंट्रोल सिस्टम होता है। क्यों? क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, या फिर तो रेड देगा या फिर एक ग्रीन सिग्नल देगा, जैसे कि हमें पैराग्राफ में गिवन है। ओके, तो ये तो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। ओके, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो होगा उसका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन 4। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज following statements are given regarding the above passage। first is automobile driving system is an open loop control system, second is automobile driving system is an closed loop control system, third is traffic signal system is an open loop control system, and fourth is traffic signal system is an क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। सो हमसे क्या बोला गया है कि स्टेटमेंट में हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है आपकी। तो जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज ऑटोमोबाइल ड्राइविंग सिस्टम जो है वो एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, नहीं बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने आपको अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि जो ब्रेन से जो आउटपुट जा रहा है वो फीडबैक के रूप में जो है वो आपको इनपुट में जाएगा, तो फीडबैक है तो वो ओपन लूप नहीं हो रहा है, क्लोज लूप होता है। ओके, तो बी जो है आपका यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल में सिर्फ ऑन ऑफ हो रहा है, इसमें कोई भी फीडबैक की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, इसलिए ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होगा, क्लोज लूप नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके पास बी एंड सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज सेकंड ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आंसर करेक्ट होगा। ओके, तो आपको आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, आपका जो सेकंड आंसर जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, next question is in an automobile driving system eyes of the driver acts as first is error detector, second is summing block, third is visual link to feedback loop and fourth is feedback gain। सो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि ऑटोमोबाइल ड्राइविंग सिस्टम में जो ड्राइवर की आईज है वो किस तरीके से एक्ट करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजुअल लिंक टू फीडबैक लूप। ओके, तो ऑप्शन थर्ड जो होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, next question is in an automobile driving system function of actuator is being performed by first is accelerator only, brakes, second is brakes only, and third is both accelerator and brakes only, so and fourth is wheels only। ओके, सो आपका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा आपके पास, करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा बोथ एसिलेटर एंड ब्रेक्स ओनली, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन थर्ड जो होगा वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा। एसिलेटर जो होगा वो आपके पास इंक्रीज करने के लिए काम आएगा स्पीड को, एंड ब्रेक्स जो होगा वो डिक्रीज करने के लिए काम आएगा। इसलिए जो व्हीकल जो मूवमेंट है वो प्रिसाइज होगा कंट्रोल के। ओके, सो ये दोनों जो है वो नेविगेट करेंगे आपके सिस्टम को, इसलिए ये दोनों ही मतलब एक्चुएटर के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, इसलिए आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन थर्ड। ओके, दैट्स इट। तो सो आपके एग्ज़ाम में अभी सिर्फ तीन दिन बाकी हैं, 3 या 4 दिन। अभी तक एडमिट कार्ड अवेलेबल नहीं है आप एनटीए की साइट पे। सो आपका कुछ भी हो सकता है कि एग्ज़ाम जो है वो डिले हो जाए, बिकॉज 10 to 15 जो डेज पहले ही आपके एडमिट कार्ड जो हैं वो इशू हो जाते हैं। तो हो सकता है कि डिले हो जाए, और हो सकता है कि डिले ना हो, बिकॉज जो आपके और कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे नीट या फिर नीट का जो एग्ज़ाम है उसमें अभी मतलब जैसे 3 दिन पहले ही जो करेक्शन की गई है एग्ज़ाम सेंटर को लेके, और आरआरबी के जो एग्ज़ाम्स हैं, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हैं, वो उनके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो भी अभी आपके अवेलेबल हुए हैं 3-4 दिन पहले। तो हो सकता है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आ जाए, और हो सकता है कि डिले हो जाए। तो आप ये सोच के मत चलिए कि डिले होगा, आप अपनी जो स्टडी है, अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखिए, एंड ओके, सो आप अपने कंटिन्यू रखिए स्टडी। ओके, थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।